चन्न पिछे लुकी हुई रात ले जानी है। दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। अखियां ने दिल नू ए गल दस जानी है। दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। कैसे हैं आप लोग भाई? आज हम फिर आ गए हैं एक और एपिसोड विद द लेजेंड ऑफ मौला जट पे लेके, क्योंकि भाई ये फिल्म रुक ही नहीं रही, ये फिल्म चलना बंद हो ही नहीं रही, इसका बिजनेस रुक ही नहीं रहा है। हम जो भी कर रहे है, मुल्क में जो भी हो रहा है, फिल्म का बिजनेस नहीं रुक ले रहा है। और इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये फिल्म भी है और आप लोगों का इसके लिए प्यार भी है। और सिर्फ आप लोगों का नहीं, मुझे दुनिया भर में जहाँ भी लोग देख रहे हैं, आप सबका प्यार है जो आपने इस फिल्म को दिया है, जो इसको रुकने का नाम ही नहीं ले रही है फिल्म। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में, जिसका हम आज बात करेंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट का बॉक्स ऑफिस, ओवरसीज एंड डोमेस्टिक एंड ओवरऑल। उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स एन अनफिल्टर्ड टॉक ऑफ द फिल्म, जिसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड बहुत सारी बातें जो आपने इस फिल्म में ऑब्जर्व की होंगी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा अपने फीडबैक के तौर पे, एक ऑडियंस के फीडबैक के तौर पे। एंड आप मुझे बाद में बताइएगा कि आपको वो बातें सुन के कितना रिलेट कर सके, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, वो सब आप मुझे बताइएगा। सो इसके अंदर सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कि फिल्म का डोमेस्टिक बिजनेस कितना चल रहा है। उसके अंदर सबसे पहले जी आता है इसका वीक 1 का बिजनेस, अगर मैं हिस्टोरिकली लेके चलूं, जो कि था 20.3 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 20.3 करोड़ रुपीस इसने किया इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में इसने किया 16.46, थर्ड वीक में इसने किया 16.27। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सेकेंड और थर्ड वीक का बिजनेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसने 16.27 किया थर्ड वीक में और सेकेंड वीक में था 16.46, जिसे बिल्कुल भी फॉल नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट गॉट रिलीज्ड इन मोर सिनेमास और वो काफ़ी हद तक कंपनसेट भी हो गया और फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत अच्छा था ही। उसके बाद अब हम आते हैं वीक 4 के ऊपर। ब्रेस योर सेल्फ एवरीवन, इस फिल्म ने वीक 4 के अंदर 14.15 करोड़ का बिजनेस किया। जी हाँ, 14 करोड़ 15 लाख रुपए, जो कि सिर्फ 2 करोड़ का फॉल है फ्रॉम वीक 3। अगेन अ मैग्निफिसेंट, माइंड ब्लोइंग, अनइमेजिनेबल, हैरान कुन, हैरान कुन तो नहीं, जिस फिल्म तरह की अप्रिसिएशन इस फिल्म को मिल रही है, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बिजनेस। और इस फिल्म ने 4 हफ्तों में टोटल पाकिस्तान में 67.18 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसका रीज़न क्या है जी, कि ये फिल्म क्यों नहीं रुकने का नाम ले रही? बीच में इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, हकीकी आज़ादी मार्च हुई, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर इमरान खान गॉट शॉट, मे अल्लाह गिव हिम फुल रिकवरी फ्रॉम दिस इंसिडेंट। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक इस तरीके का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रहा है, नाउ वी आर इन द फाइनल्स, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो इन सब के बावजूद फिल्म रुक नहीं रही। इसके बहुत सारे रीजंस ये हैं कि द फिल्म, यस इट हैड अनइमेजिनेबल हाइप, यस इसको कुछ सिनेमा हॉलों में रिलीज नहीं किया गया, यस इस फिल्म ने कुछ जगहों पे बिजनेस ज़्यादा किया, कुछ जगहों पे कम किया क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी, कुछ लोग देख नहीं सके, आप देख सकते हैं। बट द एक्चुअल थिंग इज दैट द फिल्म हैज़ बीन लव्ड बाय ईच एंड एवरी वन हु हैज सीन इट। इस फिल्म का, इस बात का और कोई जवाब नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि इस फिल्म को बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया गया है हर तरफ। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। अगर कोई फिल्में हैं जिनको पसंद किया गया है पोस्ट पेंडेमिक, वो हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, टॉप गन मैवरिक, आरआरआर, और अब लेजेंड ऑफ मौला जट हैज़ जॉइंड देम बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन इट हैज़ गॉट ऑल ओवर द ग्लोब। अब हम ओवरसीज की बात करें तो इस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर लिया ओवरसीज में। जी हाँ, 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर लिया है। इसका इस वक्त वर्ल्ड वाइड टैली एट द एंड ऑफ 4 वीक स्टैंड्स एट 173 करोड़ पीकेआर अप्रॉक्सीमेटली। जी हाँ, 173 करोड़। और ये फिल्म 200 करोड़ टच करने के
करीब भी जा सकती है, कंसिडरिंग जो इसका डोमेस्टिक रन चल रहा है, जो इसका ओवरसीज रन चल रहा है। फ्रांस में ये फिल्म इस वीक रिलीज हुई है, आगे कुछ आने वाले महीनों में क्या पता चाइना में भी रिलीज हो जाए, विद द मेकर सेट दे वांट टू। तो ये फिल्म तो पता नहीं कहाँ जाके रुकने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म बहुत आराम से रुकने वाली फिल्मों में से है। दिस विल ब्रेक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स बिफोर स्टॉपिंग एट द बॉक्स ऑफिस। दीज आर रिकॉर्ड्स दैट विल नॉट बी ब्रोकन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये फिल्म रहेगी, यहीं रहेगी। और जैसे कि फवाद खान ने उस फिल्म में कहा है कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। द लेजेंड ऑफ मौला जट नू जब तक पब्लिक देखना चाहती है, ए फिल्म सिनेमा चलेगी, बिजनेस करेगी ते वर्ल्ड वाइड करेगी। इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस स्टैट्स में आपको बताऊं तो नॉर्वे में इट हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ एनी साउथ एशियन फिल्म। जी हाँ, कोई इंडियन फिल्म आज तक इतना नहीं चली जितना द लेजेंड ऑफ मौला जट चल गई है। खाली लाहौर से इस फिल्म ने 33 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, जो कि सुल्तान और संजू का तकरीबन ओवरऑल बिजनेस है अपने टोटल रन में इन पाकिस्तान। उसके अलावा इस फिल्म ने क्यू सिनेमाज और यूनिवर्सल सिनेमाज जो लाहौर में है उन्हीं से ही खाली 25 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है। सो सिनेपैक्स एंड सिनेस्टार ब्रो, टेक नोट्स, यू लॉस्ट ऑन अ बिग चंक ऑफ मनी एंड अ बिग चंक ऑफ ऑडियंस। तो आई होप क्यू सिनेमाज और यूनिवर्सल सिनेमाज का दिमाग ना खराब हो जाए इतने फिगर्स के बाद। मौला जट ने जो किया है वो अनइमेजिनेबल है। मेरे हिसाब से ये फिल्म पाकिस्तान में 70-80 करोड़ भी कर सकती है, इवन मोर देन दैट भी कर सकती है, बिकॉज ये फिल्म मुझे क्रिसमस तक चलती हुई नजर आ रही है सिनेमा हॉलों में। जब तक एवाटार 2 नहीं आती तब तक और कोई और बड़ी लोकल रिलीज नहीं आती। टिच बटन और जरार मुझे नहीं लगता इस फिल्म को भी स्टॉप लगा सकेंगे। उसके बाद ओवरसीज में वकांडा फॉरएवर की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट अगेन वी हैव टू सी कि उस फिल्म के ऑडियंस फीडबैक कैसा आता है। एंड आई थिंक there is nothing stopping Mala Jat to get to the unimaginable figure of 200 crores. Fingers crossed. Now let's move towards our spoiler section. Moving forward, इस फिल्म की एक अनफिल्टर्ड टॉक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्पॉइलर टॉक के अंदर मैं बात करना चाहूँगा इस फिल्म के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स की विच डिफाइंस द फिल्म, विच आर इम्पॉर्टेंट टू द फिल्म। कुछ ऐसे सीन्स जिन्होंने तहलका मचाया, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्होंने हमें बहुत टच किया। सो एवरीवन हु हैज़ नॉट सीन द फिल्म, आई वुड वांट कि आप इस कन्वर्सेशन से अभी चले जाएं, बिकॉज अब हम फिल्म के ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको फिल्म का प्लॉट, उसकी बातें, सब कुछ पता लग जाएगा। आई वॉन्टेड टू डू दिस अ लिटिल अर्लियर, बट अब तक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ने ये फिल्म देख ली हुई है। सो आई वुड वांट कि हम सब मिलकर डिस्कस करें इस फिल्म के बारे में, और जौन से भी पॉइंट्स आप सबको लगे कि मैंने मिस कर दिए और आप चाहते हैं उनके बारे में बात करूं, तो आप उनको कमेंट्स में बताइएगा। वी कैन हैव अ डिस्कशन, आई कैन मेक अनदर वीडियो। यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस विद मी, बिकॉज मैं भी आपकी तरह एक ऑडियंस ही हूँ। सो जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट, आप देख रहे हैं मैं पूरी कापी बना के लाया हूँ आज, पॉइंट्स की पूरी कापी बनाई हुई है मैंने। ये देखें, ये राइटिंग वैसे मेरी बुरी है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं लेफ्ट से। लेकिन सबसे पहले जी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। बाबर अली एंड रेशम प्लेइंग द फादर एंड मदर ऑफ मौला जट एज सरदार जट और उनकी वाइफ, और वहाँ पे नूरी नथ के जो अब्बा जी हैं जीवा, वो कैसे उन पर हमला करते हैं, जहाँ से फिल्म का स्टार्ट होता है। दीज मिनट्स ऑफ द फिल्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले 15 से 20 मिनट जो हैं फिल्म के, ये फिल्म का टोन सेट करते हैं। अगर ये सीन गलत चला जाता तो पूरी फिल्म का जो रिवेंज सागा वाला पार्ट है वो सब फेल हो जाता। आपको फवाद कितना भी एंग्स दिखा देता, अगर आपको वो पहले 15 मिनट में फील नहीं होगा, सरदार जट की फील नहीं आएगी, तो मौला जट की कैसे फील आएगी? उसकी माँ रेशम के लिए उसका प्यार नजर नहीं आएगा तो आपको क्या फील आएगी? डायलॉग्स नहीं है बट इमोशन दिल तक पहुंच जाते हैं। सरदार जट के रोल में बाबर अली फील्स लाइक द रोल, और मुझे तो लगता है पूरा स्पिन ऑफ उन पे बन सकता है। रेशम के अंदर वो एक माँ की एंग्स्ट है जो कि फील होती है कि यार एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे तरस रही है, मौला किधर है, मौला नू लेके आओ। और सरदार जट के अंदर के हुए मैं वेख लवांगा, एंड ही हैज दैट गंडासा, वो गंडासे का इम्पैक्ट उन पहले 10-15 मिनट में आता है, जो कि बाद में अगर उस वक्त इस्टेब्लिश ना हो पाता तो नहीं हो पाना था। सो 200 मार्क्स टू बिलाल अशारी टू एग्जीक्यूट दिस होल पार्ट ब्रिलियंटली।
और उसके साथ ही ब्रिलियंस ऑफ द एक्टर्स इन बाबर एंड रेशम जिन्होंने कमाल कर दिखाया. आई थिंक दे हैव स्टिल गॉटन इन देम, गिवन द राइट कैरेक्टर्स दे कैन स्प्रिंग अ लॉट ऑफ मैजिक ऑन द बिग स्क्रीन. एक उड़ती उड़ती चिड़िया ने मुझे बताया है कि ये रोल जो है शान को शायद ऑफर किया गया था. जी हाँ, शान शाहिद को, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान. बट आई थिंक ही डिड नॉट वांट टू प्ले द फादर ऑफ फवाद खान, नॉट लाइक फेस टू फेस, लेकिन वो लोगों के जहन में भी नहीं डालना चाहते कि मैं अब अब्बा जी बन गया हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी अपनी फिल्म आ रही है ज़रार वेर ही प्लेज द हीरो. सो आई थिंक उनका स्टैचर इतना बड़ा है कि उनको नहीं लगा होगा कि कैरेक्टर उनके लिए. अगेन दिस इज अ रूमर, दिस इज नॉट कंफर्म्ड बाय एनीवन, बट आई हर्ड इट. सो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आप लोगों को क्या लगता है अगर शान शाहिद ये बाबर अली का रोल प्ले करते. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ये तो हो गया जी इस फिल्म के स्टार्ट की बात. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द other part of the film, which is like 30 to 40 minutes after these 15 minutes of the film are spent on character introductions. इंट्रोडक्शंस फिल्म में बहुत ही स्मार्टली रखे गए हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शंस जब फिल्म में आते हैं तो स्टोरी भी मूव ऑन करती रहती है. द स्टोरी डजंट स्टॉप, द इंट्रोडक्शंस आर पार्ट ऑफ द स्टोरी, विच इज अगेन द ब्रिलियंस ऑफ बिलाल लशारी एंड स्क्रीन प्ले. सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर फवाद खान, द हीरो ऑफ द फिल्म. आई थिंक ही हैज़ अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन. उनकी इंट्रोडक्शन में वो हीरो वाला इम्पैक्ट है, जो आप कहते हो ना कि यार एक हीरो है फिल्म का, वो वाला इम्पैक्ट है उनके अंदर. एक बैकग्राउंड स्कोर है, बैक रनिंग शॉट है, वहां से वो छलांग मार के अपना स्टिक रख के वो करते हैं. सो आई थिंक इट हैज एवरीथिंग हीरो मटेरियल. उनके कट्स फॉलो हो रहे हैं, बैकग्राउंड स्कोर है, एक मजेदार एक्शन सीन है. सो फवाद खान के फैंस के लिए इट इज द परफेक्ट क्लैप ट्रैप मोमेंट जहां पे एक हीरो की एंट्री होती है, और इसी तरीके से ही हीरो फिल्मों में आता है. हाँ, उसके बाद उस हीरो के आपको शराब पीने का पता चलता है और चीजों का पता चलता है, बट दिस इज हाउ अ हीरो एंटर्स अ फिल्म व्हेन यू नो कि ये मेरा मासी हीरो है जिसने आगे जाके विलन से बदला लेना ही ते सपनों आगे लगाना है. सो ये आई थिंक वाज ब्रिलियंट. फवाद की इंट्रोडक्शन हैज बीन डन रियली नाइसली ऑफ अ मासी हीरो. अब मैं चलता हूँ टुवर्ड्स एन इंट्रोडक्शन व्हिच वाज अनकैनी, which caught me by surprise, and आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किया कि नहीं. वो थी गौहर रशीद एज माखा की. मैंने गौहर रशीद को, मतलब मैंने ट्रेलर सब देखा हुआ था, बट मेरे जहन में उस वक्त नहीं था कि ही वुड बी द फर्स्ट वन. एंड हिज इंट्रोडक्शन इज सो एब्सोल्युटली बैंग ऑन. इट एस्टैब्लिशेस कि नथ के कैरेक्टर कितने पागल हैं. बंदी खोर तो वो है ही, लेकिन उसके अलावा वो कितना पागल है आदमी. जिस तरीके से अब्बे के पास उसके पाँव पकड़ लेता है कि मेरे पुत्र ਨੂੰ छोड़ दे, उसके बावजूद जिस रूथलेसनेस के साथ वो उसको मारता है, आपको वहीं से अंदाजा हो जाता है कि यार ये तो पागल है ही, पूरे नथ सारे दे सारे ने पागल ने. एंड यू स्टार्ट हेटिंग द नथ्स फ्रॉम दैट सीन. जीवा वाले कैरेक्टर को आप उतना हेट नहीं करते सरदार जट वाले सीन के बाद, जितना वो स्ट्रेंथन हो जाता है जब गौहर रशीद के माखा का कैरेक्टर रूपा को साथ लेके जाता है और साथ ही उसके आशिक को वहीं पे ही मार देता है. तो वो वाला जो सीन था, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन. गौहर रशीद की परफॉर्मेंस पे तो हम आगे आएंगे ही, बट अनदर बैंगर ऑफ एन इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मायरा खान का. द इंट्रोडक्शन ऑफ मायरा खान के मैं उसकी पक्की मशहूर का is a brilliant introduction in terms of how it is establishes कि मायरा खान एंड फवाद आर दिस. उनके रोमांस को बढ़ते हुए उस तरीके से नहीं दिखाया, बट उस एक छोटे से सीन ने बता दिया कि यार इनका बॉन्ड कितना जबरदस्त है. इवन इन द चाइल्ड वाला टाइम भी मायरा खान ही है जो तख्ती पे बैठी हुई हैं और उनको देख रही हैं. जब जब फारिस शफी के मूदा के कैरेक्टर के पीछे फवाद खान भागता है, मौला का कैरेक्टर, तो उसको वो माहिरा ही हैं जो आगे जाके उनकी पक्की पक्की मशहूक बन जाती हैं. एंड द स्लैप शी गिव्स ऑन द मैन सिटिंग बिलो हर इज जस्ट प्योर हिलेरियस एंड वेरी फनी एंड वेरी हार्ट वार्मिंग. और बहुत ही अच्छी फील आती है कि यार मौला हैज समवन टू काइंड ऑफ बी देयर फॉर हर. एंड मायरा का रोल इस्टेब्लिश हो जाता है कि शी इज द वन जो कि विल बी स्टैंडिंग अलॉन्ग विद मौला थ्रू आउट हिज जर्नी. उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फारिस शफी. इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही मजेदार है उसी सीन में जिसमें मायरा खान का है. एंड एस्टैब्लिशेस दैट ही इज अ वेरी फन लविंग कैरेक्टर जिसकी इमोशनल वैल्यू आगे जाके बहुत होगी, क्योंकि वो मौलिया दा भाई हैगा. एंड ही विल डू अ लॉट इन कमिंग द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. और पता चलता है कि यार इसका इस बंदे का मौलाई के साथ क्या जबरदस्त जोड़ है. थोड़ा सा ठरकी भी है, थोड़ा सा शरारती भी है,
थोड़ा सा नटखट भी है बट दिल का अच्छा है, ये वाली चीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, और थोड़ा सा बतूनी भी है तो छटदा भी बहुत है। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ हुमायमा मलिक। मैं बहुत इंट्रो तो नहीं कर रहा, लेकिन यार हैं ही बहुत अच्छे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मर जाऊँ सर्फ खा लूँ। खैर, हुमायमा का इंट्रोडक्शन यार बहुत ही मज़ेदार है। उनके इंट्रोडक्शन का जो सीन है जहाँ पे इतना सब कुछ हो जाता है कि गर्दन ही कट जाती है, गर्दन काट के रख दी जाती है, जो कि काफ़ी गोरी सीन है, बट अगेन इट इज़ अ ब्रिलियंट सीन बिकॉज उमायमा की जो आंखों में एक इम्पैक्ट है ना, एक पावर है उनकी डायलॉग डिलीवरी में, उनकी आंखों में, विच इज़ जस्ट ब्रिलियंट। मैं कहूँगा कि उन्होंने पहले सीन में ही वो बता देती हैं कि आई एम हेयर टू रूल पीपल, मैं को मजाक करन नहीं आई हाँ, मैं रूल करन आई हाँ, तो पग दी वैल्यू की है वो बता देती हैं। एक एक अजीब सा जो उनकी पावर है ना, कि एक फीमेल कैरेक्टर विद सो मच पावर, इट एड्स अ लॉट ऑफ सेक्सीनेस टू इट। जब एक फीमेल कैरेक्टर में इतनी पावर होती है, इतनी आवाज़ होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, इट जस्ट एड्स टू हर पावर। इट ऑल्सो, और वहाँ पे जो मैं कह रहा था, स्टोरी आगे चलती रहती है थ्रू आउट। यहाँ पे आपको पता चल रहा है द इम्पोर्टेंस के नूरी नथ क्लैन में एक पावरफुल लीडर की जगह खाली हुई भी है। माखा वांट्स टू बिकम दैट, हुमायमा में वो पूरी पूरी क्वालिटीज हैं, और कॉन्स्पिरसीज भी शुरू हैं। सो द प्लॉट थ्रू आउट इज मूविंग फॉरवर्ड। फवाद के इंट्रो के बाद यू हैव द नैयर इजाज सीन, यू हैव द माँ के साथ सीन के मेरे पास्ट में क्या हुआ था। तो बिलाल कहीं भी प्लॉट को नहीं रोकते। हाँ, एक जगह है जहाँ पे प्लॉट नहीं रुकता, लेकिन मज़ा बहुत आता है, और आपको बस वो सीन एंजॉय करना है जो डोथराकी टाइप सीन है। डोथराकी मैन वर्सेस आर वेरी ओन मिस्टर नूरी नथ हमजा अली अब्बासी दा इंट्रोडक्शन। ओए सोने द नवा है सोनिया हैज बीन प्लेस्ड ब्रिलियंटली। क्या फाइट है, और हमजा अली अब्बासी ने तो मेला लूट लिया उस सीन के अंदर। उस सीन के अंदर वो मारते हैं, वो लड़ते हैं, बट जो वो अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हैं ना, कि वो कोई मैनू कोड़े मारे, कोई मैनू पकड़े, कोई मेरी बोटी बोटी करे, मतलब ही इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट होने के साथ साथ जो इस तरीके से वो बता देते हैं ना कि यार मैं तो एक पागल कैरेक्टर हूँ, और आपको एक इंट्रीग में भी डाल देते हैं कि ये यार ये क्यों है ऐसा, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ऐसा है, एंड आप सोचते रहते हो, और उनके कैरेक्टर के बारे में कि यार इसको एक फोर्स चाहिए, एक बंदा चाहिए जिससे लड़ सके। सो वो सारा कुछ उस सीन में एस्टेब्लिश हो जाता है। सो इंट्रोज आर ब्रिलियंट, बिलाल हैज डन वेल टू कीप इट अराउंड द स्क्रीन स्पेस। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि नहीं, क्या आपको भी इतना मजा आया इंट्रोज में आया जितना मुझे आया, कि नहीं आया। इसके बाद मैं चलूंगा एक ऐसे पॉइंट की तरफ जहां पे मैं कहूंगा जो मेरे लिए फर्स्ट हाफ का थोड़ा सा अंडरवेलमिंग पार्ट था, वो था द रेवलेशन ऑफ द स्टोरी टू मौला। इट इज अ सीन विदाउट एनी डायलॉग्स। वो हवेली पे जाते हैं, गंडासे को देखते हैं, उनको सब कुछ याद आ जाता है, एंड ही जस्ट क्राइज इन सॉलेस। फवाद की परफॉर्मेंस इन दैट सीन इज ब्रिलियंट, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि वो सीन थोड़ा और एम्पलीफाई हो सकता था, उस सीन की फील थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी। उसके बाद जो इंटरवल वाला सीन आता है, दैट इज़ बियॉन्ड ब्रिलियंट। उसके बाद जिस तरीके से वो लड़ते हैं जाके, दैट इज़ कमाल, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। बट जो उस सीन की पावर है वो शायद थोड़ी सी कम है। मुझे ऐसा फील हुआ दैट बिलाल रश्ड थ्रू दैट सीन। इट कुड हैव बीन डन बेटर। जैसे मेरे जहन में कुछ बहुत इमोशनल सीन्स आते हैं, जैसे अग्निपथ में ऋतिक ऑलवेज न्यू कि उसके बाप को कैसे मारा गया एंड एवरीथिंग, बट उनका एक सीन है अपनी माँ के साथ जहाँ पे वो पहली दफा जाके उनके हाथ से खाना खाते हैं 20 साल बाद। वो सीन आपके दिल को छू जाता है। हाँ, वो एक इमोशनल सीन है, ये एक रेवलेशन सीन है, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन मोर इमोशनल इफ डन अ लिटिल डिफरेंटली। मुझे लगा कि उस सीन का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगा, कि इट वाज परफेक्ट या थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। आई फेल्ट कि वो थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ इस फिल्म की बाकी चीज़ों की तरफ, तो बिलाल लशारी ने इस फिल्म में एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में एक कंसिस्टेंसी है। अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं करते। रूपा जो स्टार्ट में डांस करती हैं अपने फियांसे के लिए, वही डांस वो एंड में करती हैं जब फवाद का कैरेक्टर इज अप्रोचिंग टू किल एवरीवन बिकॉज मुदा को मार दिया गया है। उसके अलावा गौहर रशीद जिस हवेली की एज पे खड़े होकर सारी मज़ेदार बातें करते हैं,
उसी एज पे उनकी मौत होती है। उसके बाद जहाँ पे मुदा फवाद खान को कहता है एक सीन में कि जब तेरी आंखों के अंदर पागलपन आ जाता है तो सबनू भूल जाना है, मां नू भी भूल जाना है, मैनू भी भूल जाना है। वो पागलपन उनकी आंखों में आता है जब उनको अपनी रेवलेशन पता चलती है और उसकी वजह से इवेंचुअली मुदा की जान चली जाती है। तो जो पागलपन की मुदे ने रेफरेंस दी थी वो बाद में आपको नजर आता है और वही पागलपन बहुत सारी डेवस्टेशन लाता है। अगेन बिलाल डूइंग व्हाट ही एस्टैब्लिशेस इन द फिल्म। उसके अलावा वो आपके अंदर एक चाह पैदा करते हैं कि नैयर एजाज के करेक्टर की तो ये मार के रख दे और उसके बंदों की, जो उन्होंने रूपा के साथ किया है पहले दूसरे सीन में फवाद की इंट्रो के बाद। और वो जब आपका दिल कर रहा होता है उसको मारे, तब वो आपको वो सीन नहीं देते। वो सीन वो आपको देते हैं बिल्कुल इंटरवल के टाइम पे जब आपके अंदर वो उबाला भर चुका होता है कि यार इसको छोड़ना ही नहीं है। सो बिलाल की जो कंसिस्टेंसी है पूरी फिल्म के अंदर, एक और कंसिस्टेंसी इंटरेस्टिंग पार्ट, सरदार जट ने जीवा को अपने गंडासे से मारना होता है और इवेंचुअली जब हमजा अली अब्बासी जीवे को मारते हैं तो वो सरदार जट के गंडासे से ही मारते हैं, बिकॉज उसको उठाते हैं और उनको मार देते हैं। सो गंडासा वाज यूज्ड इन किलिंग जीवा। वो वाला पॉइंट भी फिल्म में बिलाल ने मेंटेन किया है। सो मेरा पॉइंट ये है कि बहुत ही ब्रिलियंटली नासिर अदीब और बिलाल लशारी ने स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के थ्रू फिल्म में कंसिस्टेंसी रखी है। जो पॉइंट जहां पे शुरू किया है उसको अंजाम पे पहुंचाया गया है, कहीं छोड़ नहीं दिया गया एक चीज, कहीं शुरू किया और फिर भूल गए ये करेक्टर था, अच्छा इंट्रोड्यूस किया और फिर भूल गए। नहीं, वो किसी करेक्टर को नहीं भूलते, वो हर करेक्टर की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। चाहे वो माखा हो, चाहे वो जीवा हो, चाहे वो नाथ नूरी नाथ हो, चाहे वो दारो हो, हर करेक्टर को पूरा किया गया है। फवाद और मायरा का करेक्टर हो, हर करेक्टर की पूरी पूरी बात की गई है इस फिल्म के अंदर। और इस कंसिस्टेंसी इन स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले के लिए 100 मार्क्स जाते हैं तो मिस्टर नासिर अदीब एंड बिलाल अशारी। इसके बाद हम चलते हैं फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की तरफ, जो मेरे हिसाब से आप लोग बताइएगा कि आपके लिए था कि नहीं। वो है फिल्म के डायलॉग्स। मेरे पास जी कुछ डायलॉग्स हैं जो कि मैंने फिल्म के लिखे थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि सेकेंड हाफ में मेरे हिसाब से आते हैं। जिसमें था, अद्धा पिंड ते प्यो नु मार के हुण तू मौलवी बन गया। जो फवाद खान कहते हैं टू हमजा अली अब्बासी, वो इतना मज़ेदार डायलॉग है। ऐसी मोमेंट पे आता है कि तालियां और सीटियां रुकती ही नहीं है। एंड देन हमजा अली अब्बासी गोइंग लाइक, सर ते गिट्टों तक तेरे इतने टोटे टोटे करांगा ते तेरी मां दी एक ही आवाज निकलेगी, अस्तगफार। अगेन अ ब्रिलियंट डायलॉग, इतनी कमाल कन्फ्रंटेशन दो कैरेक्टर्स की, जहां से आप कहते हो कि यार मजा आ गया। और गौहर रशीद का डायलॉग, तुसी सारे नत गधे दी सवारी हो, इज एब्सोल्युटली मार्वलस। इतनी तालियां बजती हैं, इतनी सीटियां बजती हैं, कौन भूल सकता है जी मुदे दा पहला शेर, लो जी टन टन टन। तो ये एंड देन माय फेवरेट, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट है कि नहीं। आइकॉनिक डायलॉग्स लाइक मौला नु मौला ना मरे, नवा आया सोनिया, स्वाद आया सोनिया आर ब्रिलियंट। बट मेरा फेवरेट है, विद द राइट मोमेंट, सोच इस जोड़ी तो अगर साडा बाल होवेगा तो क्या होवेगा। 2 seconds pause, कमिंग क्लोज टू माय मां, पक्का हराम दा होवेगा। उफ 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 उफ, क्या तो ये डायलॉग है और क्या ही ये लिखा गया है। मैं कहता हूँ इस डायलॉग पे तो मजा ही आ जाता है ना। मतलब इट इज द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन एंड मैं कहूँगा कि डिलीवर्ड डायलॉग। इन सारे डायलॉग्स में जो लैंडिंग है ना वो बहुत ही कमाल है। लैंडिंग में आपको समझाता हूँ कैसे होती है। रोहित शेट्टी ने एक दफा समझाया था कि जब भी एक हीरो डायलॉग मारने लगता है ना तो विलन या उसका फो जो है ना वो एक डायलॉग बोलेगा, उस डायलॉग के बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज होगा जहां पे ऑडियंस के अंदर वो बिल्डअप लाया जाएगा कि कुछ तो हमारा हीरो बोले, और वहां पे पंच दिया जाएगा जिसपे तालियां बजेंगी। एग्जैक्ट बिलाल लशारी आई थिंक हैज बेटर इट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इतने जबरदस्त डायलॉग्स लैंड करवाए गए। नासिर अदीब ने लिखाई ब्रिलियंट किया और बिलाल लशारी ने अपने एक्टरों से ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे डायलॉग डिलीवर करवाए हैं विद द राइट पॉजेस कि बहुत ही मजा आता है। ये सारे डायलॉग्स पूरे सेकेंड हाफ के टेम्पो को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ।
आपका तालियां और सीटियां रुकती ही नहीं है। अगर ऑडियंस मजे की नहीं है, आपके हॉल में नहीं बजी, तो तुम्हारी किस्मत बुरी है, मेरी तो दोनों बारी बजी है। So it is brilliantly written dialogues that elevate the experience of the film in the second half. If you agree or disagree, tell me in the comments below, please. उसके बाद हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, विच इज द बैक स्टोरी ऑफ हमजा अली अब्बासी की कैरेक्टर नूरी नथ एंड द वुमेन एम्पावरमेंट एंगल। बिलाल अशारी ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया। एक फिल्म जहां पंजाबी कल्चर में हम देखा गया है कि पैट्रियार्की और ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रखा गया है, फीमेल्स आर ओनली देयर फॉर डांसेस एंड रोमांस एंड दिस एंड दैट, वहां पे उन्होंने एक कैरेक्टर को इतनी ज़बरदस्त तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नूरी नथ की रेज की वजह ये होगी कि उसकी बहन को एंड पे पैदा होते ही मारने की कोशिश की गई थी। He establishes a vulnerability of the character at the very onset, which is a very big thing. वो कैरेक्टर एक इंसान है, उस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा कि जान लेके या जान दे के ही जिया जा सकता है, और वो अगर आप जान नहीं लोगे तो आपकी ले ली जाएगी। ये इस्टेब्लिश इतने ब्रिलियंटली किया गया। और जब जीवे की डेथ होती है और माखा भी मर चुका होता है, तो हमजा अली अब्बासी दारो को जब पग पहनाते हैं और क्लैन का ओनर लीडर बना देते हैं, वहां पे आपको पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज सो ब्रिलियंट। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ वुमन, ही इज कंप्लीटली सपोर्टिंग हर। दिस इज सो ब्रिलियंट। और वो औरत अपने आप पे करती है, हमजा तो सिर्फ उसका साथ देता है। पहले सीन से उसमें वो ताकत होती है। कैसे आपका विलन जो है वो एक विलन नहीं है, he has grey shades, every character has grey shades. फवाद is also killer somewhere, चाहे वो बुराई को मार रहा है बट है किलर। वैसे ही हमजा अली अब्बासी के पास भी दिल है, नूरी नथ का भी एक दिल है जो कि है दारो, और वो उसको कैसे पग पहनाता है। दैट इज अ ब्रिलियंट वे ऑफ पुटिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट इन दिस, के हर औरत जीना भी डिजर्व करती है और वो रोज डिजर्व करती है जो मर्द के लिए रखे गए हैं, और आप औरतों को उनके लिए कंसिडर नहीं करते। सो आई थिंक 100 मार्क्स टू हिम फॉर डूइंग दिस। उसके बाद जी फिनाले ऑफ द मूवी के अंदर जी बहुत सारी एक हाइप बिल्ड किया बिलाल अशारी ने। उन्होंने सबसे पहले सेटअप स्टार्ट किया मुदे की डेथ से, जो कि इज लाइक 30 मिनट्स बिफोर द फिनाले। वहां से जो एक इमोशनल वेव फिल्म का शुरू होता है वो एंड तक चलता रहता है। मुदा की डेथ होती है, वहां से हमारा जो हीरो है फवाद खान, उनके अंदर एक रेज डेवलप होता है। मौले के अंदर जब वो रेज डेवलप होता है और उसकी माँ देखती है और उसको लान तान किया जाता है, वहां से वो जाता है जीवे के पास। वो जो पूरा सीक्वेंस है जी वो बहुत ही लाजवाब है। जैसे कि मैंने कहा, रूपा का डांस वापस लाया जाता है ढोल के साथ, जिस तरीके से एंट्री होती है फवाद खान की बाय किलिंग पीपल, एंड देन द होल सीक्वेंस ऑफ हमजा अली अब्बासी किलिंग जीवा विद सरदार जट का गंडासा, ओए बंद कर अपना गंदा बूथा। द होल सीक्वेंस इज ब्रिलियंट, बहुत ही मजेदार सीक्वेंस है। और उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन सीन है बिटवीन मौला एंड नूरी इन द डंजन, वहां से हुमायमा का विद फवाद खान सीन, सो एंड देन हुमायमा की डेथ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ही बिल्ड्स द फिनाले फ्रॉम द सीन व्हेन मुदा इज डाइड, और वहां से लेकर एंड तक एक इतना जबरदस्त बिल्डअप है कि लास्ट मोमेंट तक आप इतने एक्साइट हो जाते हैं फॉर द फाइट, एंड द फाइट लिव्स अप टू द हाइप ऑफ नूरी नथ वर्सेस मौला जट। एक्शन सीन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफ किए हुए एक्शन सीन है, और फाइनल फाइट में बहुत सारे पंचेस और किक्स ऐसी हैं जिनको देख के आपको मजा आता है एंड आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड द फाइनल पंच लाइन एवरीवन नोज, जो मौला ना मारे वाला डायलॉग आता है, उसके बाद थिएटर में रिसाउंडिंग क्लैप सुनी जाती हैं जी। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ कवर्स दी बेसिस ऑफ के फिल्म को किस तरीके से बिलाल ने बताया, और आप भी बताइएगा जो सीन आपको अच्छे लगे हैं। इसके बाद व्हाट आई वुड लाइक टू टच अपॉन इज द परफॉर्मेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन डिटेल। फवाद खान की अगर मैं बात करूं एज मौला जट, उनको काफी एक रिस्ट्रेन्ड रोल दिया गया, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, एक्सप्रेस करना है। पहली दफा जो चीज मैंने मिस कर दी थी वो दूसरी दफा में मैंने देखी कि वो अपनी आंखों से कितना इमोट करते हैं। आप अगर देखें कि उनकी आंखों में एक लॉस्ट इंसान नजर आता है इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द फिल्म, जब उनको पता नहीं है कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। जब वो माहिरा के साथ होते हैं तो उनकी आंखों के अंदर एक बहुत ही नमी और एक बहुत ही ज्यादा एक, आप क्या कहेंगे, हार्ट
दिल और बहुत हार्टफुलनेस नजर आती है। उसके बाद जब मुदे की डेथ होती है और जब उनको अपनी बैक स्टोरी पता चलती है, देयर इज रेज इन हिज आईज, जिनको मुदा पहले मेंशन भी करता है। फवाद खान हैज डन, जहां उनकी डायलॉग डिलीवरी इन द सेकंड हाफ इज ब्रिलियंट विद द डिफरेंट डायलॉग्स दैट ही गेट्स, ही हैज इमोटेड ब्रिलियंटली विद हिज आईज। बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप ये फिल्म फिर से देखें या जब ऑनलाइन आए तो आप देखें, जरूर देखेगा हाउ वेल ही डज इट विद हिज आईज। उसके बाद जी अगर मैं बात करूं मायरा खान की, जो उनके ऑपोजिट है, शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी इज रिक्वायर्ड टू डू। शी लिव्स अप टू द कैरेक्टर ऑफ मौला, शी इज द एडिशन टू हिम, शी इज द हार्ट टू हिम, शी इज द काम टू हिज स्टॉर्म। और वो बहुत अच्छे से करती हैं, और उनकी वजह से जो जबरदस्त किस्म का फैन फेयर इकट्ठा हुआ है फवाद और मायरा की वजह से, दैट इज अनइमेजिनेबल। उन्होंने बहुत एफर्ट भी डाला है अपनी पंजाबी के अंदर। सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट, सम आर फाइन विद इट, बट आई वुड से कि जो स्टार पावर माहिरा खान लेके आती है इस फिल्म में, वो और कोई नहीं ला सकता था। फवाद के साथ जो वो केमिस्ट्री लाती हैं, दैट इज ब्रिलियंट। सो आई थिंक हर एडिशन इज कंप्लीटली जस्टिफाइड एंड वेरी नाइस टू द फिल्म। उसके बाद हमजा अली अब्बासी टू मी इज द सीन स्टीलर ऑफ द फिल्म। उन्होंने इस फिल्म में मेला लूट लिया है। वो बहुत ही कमाल तरीके से आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। फ्रॉम इज डायलॉग डिलीवरी ऑफ नूरी नथ, फ्रॉम कैप्चरिंग द क्रेजीनेस ऑफ नूरी नथ, फ्रॉम बीइंग Daro's loving brother and caring for Daro, from caring about his enemy so much। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेके, उनकी आंखों से लेके, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, उनको बहुत बड़े मसल्स या बहुत लार्ज होनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी वो मैनेस है। आई लव द सीन जहाँ वो जेल में बैठे रोटी खा रहे हैं और वो आके उनको मारते हैं, देन ही कम्स बैक और वो सुकून से रोटी खाने लग जाते हैं। तो ये, और जो खुशी उनके चेहरे पे होती है मौले को देख के, और वो बस बस नजर ना लग जाए, दैट इज ब्रिलियंट। और तो हमजा हैज रियली आउटडन हिमसेल्फ मेरे हिसाब से। और इवन जो उनके कैरेक्टर को बैक स्टोरी दी गई है, उसके अंदर भी हमजा ने बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया है अपने आप को, कि वो जस्टिफाई करते हैं कि यार एक बंदा जो कि बिल्कुल ही तबाह हुआ है, फक हो गया अपनी बैक स्टोरी से, बहन के साथ जो हुआ है वो देख के, उसको नहीं चाहिए ये सब कुछ, उसको नहीं चाहिए पग, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई जो उसको मारे, बिकॉज ही इज डन विद लाइफ। सो ब्रिलियंटली रिटन, एंड हमजा इज द सीन स्टीलर, द शो स्टीलर। उसके बाद जी हुमायमा मलिक जो हैं, उनके करेक्टर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो शी हैज़ अ वेरी मेनेस टू हिज आईज, और उनका एक स्टाइल है, ऐसे करके देखती हैं, शी लुक सेक्सी, शी, और उनकी सेक्सीनेस इसलिए नहीं है कि ओ शी इज़ वेयरिंग ब्लाउजेज और शी इज़ वेयरिंग थिंग्स लाइक दैट, शी इज़ वेयरिंग ऑफ शोल्डर्स, ओ माय गॉड, नहीं। उनकी सेक्सीनेस आती है फ्रॉम द पावरफुल करेक्टर दैट शी डज। और मेरे हिसाब से जितनी भी खवातीन जिनको ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जहाँ पे उनके पास पावर होती है, वो शो करती हैं दैट दे आर सो मच केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट दे आर शोन टू डू इन फिल्म्स। दैट इज व्हाट हर कैरेक्टर इज। टू मी शी इज द मेन लीड ऑफ द फिल्म एंड शी लिव्स अप टू द रोल। वो पहले सीन से बताती हैं कि उस पग की असल हकदार वो हैं। उनके अंदर वो चीज़ है जो कि आपको एक हीरोइन से डिमांडेड होती है, एक रोल से डिमांडेड होती है। टू हर क्रेडिट, शी डज वेल एंड शी गेट्स वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। उनको एंड पे पग मिलती है, जिस तरीके से फवाद के साथ उनका कन्फ्रंटेशन होता है, जिस तरीके से वो नथों का पागलपन दिखाती हैं, शी इज जस्ट ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड इफ गिवन द राइट रोल्स शी कैन डू मच मोर इन दिस इंडस्ट्री। उसके बाद हम चलते हैं गौहर रशीद की तरफ। गौहर रशीद की जो पिछली फिल्मों का हम अगर देखें तो उनका कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ द फिल्म्स दैट इज डन, बट ही इज सो 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 गुड। उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहला सीन, पहला नथ जो स्क्रीन पे आता है वो गौहर रशीद है, बिकॉज शफकत चीमा को इतने ज़्यादा डायलॉग्स या मैनेस नहीं दिया गया पहले सीन के अंदर। एंड गौहर रशीद एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट करते हैं फॉर द नथ्स कि आप कहते हो कि यार कमाल है। उनकी रूथलेसनेस पे आपको होता है कि यार ज़बरदस्त। एंड द सीन दैट ही हैज़ विद रूपा, जिसके अंदर वो अपना नशा कर रहे होते हैं, वो इतना कमाल है। और उसके बाद द ट्रांजिशन जहाँ वो मौले से डर जाते हैं और गधे पे बैठ के आते हैं, ही लूजेस हिज माइंड। उनका जो डायलॉग है, तुसी सारे गधे दी सवारी हो, अपलॉज ही अपलॉज इस डायलॉग पे। एंड इवन जिस तरीके से वो शॉक्ड एक्ट करते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मौला ने क्या किया, वो पूरा प्रोसेस इज जस्ट ब्रिलियंट। नैयर एजाज मुझे अच्छे लगे इस फिल्म के अंदर। आई थिंक उनको थोड़ा डिफरेंटली दिया, अगेन ही इज द विलन बट स्टिल ही लुक्स अ बिट डिफरेंट, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। फारिस शफी जी, फारिस शफी एज मुदा इज आउटस्टैंडिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट ही वुड डू सो वेल इन द फिल्म। जहां मैंने उनको देखा मैंने कहा अच्छा इज जस्ट अ फनी कैरेक्टर, बट नो, ही इज नॉट अ जस्ट अ फनी कैरेक्टर। उनका सीन जहां पे वो मौला को पिट से उठाते हैं और सर कंधों पे बैठा के बाहर लेके जाते हैं, वो बहुत ही कमाल सीन है और उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ही इज जस्ट एट पार इन मोस्ट ऑफ द सीन्स। और उनका सीन जहाँ पे फवाद को कहते हैं कि तेरी अखां जो है
रेज आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, रेज तो नहीं कहते वो, खैर मुझे एग्जैक्ट डायलॉग नहीं लाग, पागलपन आ जाता है, तू मैनू भी भूल जाता है, तू मानू भी भूल जाता है, वो सीन में उनकी परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट। तो मुदा एंड फारिस शफी इज ब्रिलियंट। उसके बाद जी जो आपकी कैरेक्टर्स हैं, अली अजमत इज अ गुड फनी एक्टर, और आई थिंक बिलाल अशारी हैज समथिंग फॉर अली अजमत। उनको वार में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिशियन दिया था, और यहाँ पे भी उन्होंने उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल शफकत चीमा लुक्स नाइस। रूपा द डांसर जिनको पकड़ा जाता है फिल्म के अंदर, शी इज ब्रिलियंट। मुझे बाद में पता चला कि शी इज अ डांसर एक्चुअली। उनका रोल और उनकी जो एक तड़प और उनके जो एक हेल्पलेसनेस है, दैट इज ब्रिलियंट इन द फिल्म। शी डज अ वेरी फाइन जॉब। उसके अलावा सारे साइड कैरेक्टर, सारे एक्टरों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं। बिलाल हैज रियली एक्सट्रैक्टेड सम ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ द फिल्म। अब हम चलते हैं फिल्म के आखिरी चीज की तरफ जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स। जब मैं टेक्निकल्स की बात करता हूं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कुछ चीज़ें जो मुझे इस फिल्म के बारे में पता चली। हमजा अली अब्बासी ने जो फिल्म में विग लगाई हुई है वो अमेरिका से आती थी जी हाँ, अमेरिका से आती थी, और हर कुछ दिन बाद उस विग को चेंज करना पड़ता था। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करूं, जब इस फिल्म का सेट लगाया गया था तो इसके अंदर आप देख रहे हैं मिट्टी का बहुत इस्तेमाल है। तो क्योंकि ये ठंड में फिल्म शूट हुई थी काफ़ी सारी, सो इसके ऊपर रोज सुबह नई फ्रेश मिट्टी डाली जाती थी टू क्यूरेट इट एंड कंटिन्यू एंड शो द कंटिन्यूटी ऑफ द फिल्म, बिकॉज रात को या एक दिन पहले जो सीन होता था अगले दिन भी वैसा ही दिखना चाहिए था। सो आप देखिए जाएं कि अटेंशन टू डिटेल कितने कमाल तरीके से दी गई है। एंड यहीं से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का डिज़ाइन, फिल्म का सेट एंड फिल्म की ओवरऑल लुक। आई थिंक इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। बिलाल अशारी इतनी सारी कैप्स खुद पहन लेते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं ये सब, बट अगेन the whole look of the film is grand, brilliant and outstanding to say the least. बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम हुआ है इन द डिज़ाइन, इन एवरीथिंग, इन द सेट डिज़ाइन, इन द लुक ऑफ द फिल्म, और बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद अगर हम चलें फिल्म के VFX के ऊपर, द VFX ऑफ द फिल्म इज़ जस्ट ब्रिलियंट। लॉन्ग शॉट्स जो आपने देखे होंगे फिल्म में दिखाए जाते हैं टू शो द होल विलेज, और उसमें कितना सेट है, कितनी ज़्यादा चीज़ें VFX से बनाई गई हैं, दैट इज़ जस्ट ब्रिलियंट, बिकॉज सब नेचुरल और असल लगता है। तो कूडोस टू द टीम जिसने इसका VFX किया है इस फिल्म के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। साउंड डिज़ाइन, BGM, द ओनली वन सॉन्ग इन द फिल्म जो मैंने अपनी मधुर आवाज़ में शुरू में गाया, आई थिंक ऑल ऑफ दोज आर ऑल्सो माइंड ब्लोइंग इन द फिल्म। बहुत ही अच्छे तरीके से साउंड को यूज़ किया गया है। बैकग्राउंड एलिवेट्स द मूड ऑफ द फिल्म एंड मेक्स यू फील कि यार कुछ बड़ा आने लगा है। हीरो की एंट्री हो या कोई बड़ा सीन हो, बैकग्राउंड ऑलवेज प्लेज अ वेरी पिवटल पार्ट, और इस फिल्म में कंप्लीटली जस्टिफाई किया गया है थ्रू द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द फिल्म। उसके बाद अगर मैं कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं, वो है एक्शन ऑफ द फिल्म। एक्शन इज रियली रॉ, और पंजाब की एक पिंड से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो चीज़ें वो कैरेक्टर्स कह रहे हैं कम से कम वो वही कह रहे हैं, मैं तेरी बोटी बोटी कर दवांगा, तो वहीं से ही वो खून खून करके ही छोड़ते हैं आपको। सो अगेन द कंसिस्टेंसी वाली थिंग कि जो बात हो रही है वो करके दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, टेक्निकल से थोड़ी हट के है कि कुछ लोगों को इतने ब्लड एंड गोर से शायद थोड़ी तकलीफ हो, बट देन अगेन दैट इज़ अ बाइगॉन ऑफ द फिल्म कि आप क्या कहेंगे कि यार किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं, बट एटलीस्ट कुछ नया दिया गया फिल्म को। एक आध चीज़ जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी जो बेहतर हो सकती थी वो टेक्निकल में आती है, वो है एडिटिंग ऑफ द फिल्म। आई थिंक द फर्स्ट आवर वाज 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लॉन्ग, थोड़ा छोटा हो सकता था, थोड़ा क्रंच हो सकता था, जैसे सेकेंड हाफ को रखा गया है, सीन के बाद सीन, सीन के बाद सीन, सीन के बाद सीन, एंड आई थिंक मोर टाइम then the introductions could have been given the revelation of the backstory to Fawad Khan और उनके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर दैट। यस द नैयर एजाज सीन इज ब्रिलियंट, बट आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया जा सकता था देन द इंट्रोडक्शंस। आप लोग बताइएगा कि आप ऐसा फील करते हैं कि नहीं, बट आई काइंड ऑफ फेल्ट इट। उसके अलावा फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, फिल्म में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, डायरेक्शन के अंदर बिलाल अशारी ने कंसिस्टेंसी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। नासिरुद्दीन इन द डायलॉग्स, आई थिंक आप लोगों को भी अभी तक मैंने जितने सीन्स की बात की, चीज़ों की बात की, आप उन सब से रिलेट कर सके होंगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने फिल्म एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सिनेमा हॉल्स में अब तक देख ली होगी, और बारी भी आप लोग जाके ये फिल्म देखेंगे सिनेमा हॉल में। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मिला है। इसके बाद ऐसा एक्सपीरियंस कब मिलेगा मुझे नहीं पता।
the screenplay is so well written, it is so quick. सेकेंड हाफ स्पेशली, फर्स्ट हाफ में एडिटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट अगेन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्सपीरियंस इतने जल्दी मिलेगा। इसको कुछ टॉपल तो वैसे ही नहीं कर सकता। 200 करोड़ के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगर आपको, आई होप, मेरा ये इंटेंस सेशन अबाउट द लेजेंड ऑफ मौला जट अच्छा लगा हो तो कीप कमिंग बैक। दुआएं करें जी कि पाकिस्तान फाइनल में जीत जाए, वर्ल्ड कप लेके आए, मौला जट 200 करोड़ लेके आए, हमारे हालात मुल्क के अच्छे हों, मुल्क आगे की तरफ बढ़े। और इस क्लास के बाद, इस हिस्ट्री की आखिरी बातों के बाद, इस ज्ञान के बाद थोड़े से आई वुड टेक अ लीव, बट आई विल कीप कमिंग बैक, क्योंकि मौला जट का बिजनेस तो रुक नहीं रहा, तो मुझे लगता है और वीडियोस भी इसमें बनानी पड़ेंगी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे विद मी एंड कम हियर एंड डोंट गो एनीवेयर। देखो विद जरिया।